नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सर आपका टाइम सही करो, ठीक है साहब, सही करेंगे। बसंती छिपा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीना पटेल, विश्नोई, जयकू, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को राधे राधे, नमस्कार, हार्दिक स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। फटाफट जुड़िए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सवालों की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। सपना मीना, सुरेश कुमार, फ्रूटी, पीना पटेल, सभी दोस्तों का नमस्कार। कैलाश यादव, गगन सिंह, मदन कुमावत, कैलाश यादव, शंकर लाल, आशा मीना, राकेश कुमार। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। बिना किसी देरी के वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है, उन सभी विषयों पर बातचीत आपके सामने रखेंगे। आज 23 दिसंबर 2021 का दिन है। कौन कौन सी करंट अफेयर्स की बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी पर मैं बातचीत आपके सामने रख रहा हूँ। आज का हमारा पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर है और देखिएगा, जवाब दीजिएगा क्या है। यहाँ पूछा है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। भारत के महान गणितज्ञ जिनका नाम है रामानुजन। क्या नाम है? रामानुजन। रामानुजन जो है वो दक्षिणी भारत से आते थे, आपको पता है। दुनिया में हार्डी जैसे जो प्रोफेसर हैं, हार्डी जैसे प्रोफेसर जो हैं वो कैम्ब्रिज और इस प्रकार के हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों से संबंध रखते थे। वहां उनको बुलाया गया, अपने रिसर्च के माध्यम से उन्होंने अपनी जानकारी दुनिया भर के पास पहुंचाई। जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, संसाधन नहीं होने के बावजूद भी इस प्रकार का उन्होंने पूरे दुनिया भर में गणित के क्षेत्र में अपना नाम जो है वो कमाया था। तो आपको यह बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो हमारे भारत के ही रामानुजन है वो दुनिया भर में गणित का परचम लहराने वाले थे। उनका जन्म जिस तारीख को हुआ था उसी दिन आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, मनाते हैं। तो ऐसे रामानुजन का जन्म किस तारीख को हुआ, यह अगर भी आपको पता है तो भी आपको याद आ जाएगा कि इसका सही दिनांक क्या है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि देश भर के बच्चों में क्या किया जाए, बच्चों में गणित के प्रति रुझान बन सके, गणित के प्रति रुचि पैदा हो सके। रुचि पैदा करने के लिए प्लस रामानुजम के जीवन के बारे में लोग जान सकें, जीवन के बारे में क्या कर सकें, लोग जाने, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज कई विश्वविद्यालयों में और इसके साथ साथ भारत सरकार के कई मंत्रालयों में रामानुजम की मूर्तियां जो है वो स्थापित की गई है। अलग अलग जगह पर गणित के क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में नीना गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। नीना जो गुप्ता है, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। रामानुजन पुरस्कार जो है उस रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्लस कुछ मूलभूत परिमेय हैं। इनकी 3 ऐसी थ्योरम्स हैं जो आज भी दुनिया भर के लिए अजूबा बना हुआ है, यानी आज भी दुनिया उनको सोल्व नहीं कर पाई है। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी अलग अलग तरीके के रिसर्च लिखे थे उसमें भी कितनी है, 3 ऐसी थ्योरम्स हैं जो आज भी दुनिया जो है वो उनको समझ नहीं पाई है। नीना गुप्ता को अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। जीरो, किसी संख्या में अगर जीरो का भाग दिया जाए या जीरो में जीरो का भाग दिया जाए या जीरो में किसी अनंत का भाग दिया जाए तो ये अनंत वाला जो कंसेप्ट है और अपरिभाषित होने वाला कंसेप्ट किसी भी संख्या का है, यानी किसी भी चीज में जीरो का भाग दिया जाए, यानी एक चीज है वो 10 लोगों में डिवाइड करते हैं हम लोग तो 10 का भाग देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 0 लोगों में डिवाइड करना हो उस चीज को तो उसका उत्तर क्या होगा, ये जो है वो रामानुजन ने अपने गुरुजी से पूछा था। उसके बाद दुनिया भर में वो कहानी आज भी प्रचलित है, लेकिन उस समय वो जानकारी नहीं आई। बाद में रामानुजन खुद ने ही
दुनिया के सामने ये पूरा रिसर्च जो है वो रखा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 तारीख को यानी 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल, टाइम्स जो मैगजीन है उसके द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, किस प्रकार के पुरस्कारों का वितरण किया गया है, जरा देखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 की हाल ही में घोषणा की गई है, यानी एशिया के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 के नामों की घोषणा की गई। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है। इसके तहत डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यानी इनमें से इस टाइम हायर एजुकेशन अवार्ड 2021 के तहत डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया। हाँ जी, गणित का नोबेल पुरस्कार जो है वो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये बात आपकी एकदम क्या है, सही बात है। एबेल पुरस्कार जो है वो भारत में ही नहीं दुनिया भर में गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो टाइम्स के द्वारा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलन मस्क को दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया जा रहा है, एलन मस्क को दिया जा रहा है। एलन मस्क का जो संबंध है वो किस कंपनी से है, टेस्ला कंपनी से है। इसके अलावा स्पेस एक्स से, स्पेस एक्स जो है उस कंपनी से भी इनका संबंध है, और अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक स्पेस एक्स से मिशन भी अंतरिक्ष में भेजा है। तो अब इसका सही जवाब जरा सुन लीजिएगा। देखिए, एक ओपी जिंदल नाम की यूनिवर्सिटी है, इस ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को क्या दिया गया है, अभी हाल ही में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है, तो डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का जो है वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है, मौलाना आजाद ट्रॉफी जो है वो किसको प्रदान की गई थी इस वर्ष। मौलाना आजाद ट्रॉफी जो है वो खेल के क्षेत्र में जब खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो मौलाना आजाद ट्रॉफी जो है वो किसी एक विश्वविद्यालय को पिछले 12 महीनों में जो उनका खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य है उस कार्य के लिए यह दिया जाता है। तो यह किसको दिया गया, अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना आजाद ट्रॉफी दी गई है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जेएनयू को ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला और दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसा भी नहीं मिला। जो काम अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय करता, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय कर रहे हैं, वैसा ही काम भारत में कौन कर रहा है, जेएनयू कर रहा है। यहाँ विचारवान लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, विचारवान लोग रहते हैं। बुद्धि का जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्तर जिन लोगों के पास है वो यहाँ पर है। वैसे ही अमेरिका में जो बुद्धि का सर्वाधिक स्तर, जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद, ऐसा नहीं जैसे किसी ने कहा कि भैया ये काम कर लो और आपने किसी की आस्थावश होकर वो काम कर लिया, ना देखा वो सही है ना देखा वो गलत है। लेकिन ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने तराजू पर किसी चीज को तोलने के बाद वो सही है या गलत है उसका फैसला करते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जेएनयू में रहते हैं और इधर अमेरिका में हार्वर्ड में रहते हैं। ये किसी विषय पर अपनी सही और गलत की पहचान करने के बाद ही क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। इसी वजह से अमेरिका में जो बाइडेन कह दो या उस समय की डोनाल्ड ट्रंप सरकार कह दो, ये सब परेशान इन विचारवान लोगों से रहते थे। ठीक इसी प्रकार हिंदुस्तान में भी जो हमारी वर्तमान की सरकार है वो इन लोगों से हमेशा परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं वो किसी की कही हुई सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, ये अपने विचारों के तराजू पर किसी चीज को तोल कर देखते हैं। यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनकी बुद्धि का स्तर सामान्य लोगों से क्या होता है, ज्यादा ऊंचा हो सकता है, और कई बार हो सकता है ये देश के खिलाफ भी कुछ इस प्रकार की बातें बोलते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय भी इनका खूब विरोध किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी दिल्ली में स्थित है और यहां पर भी जो औसत स्तर के बुद्धि से अधिक के लोग हैं वो भी यही दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पाते हैं। तो ओपी जिंदल आपका सही जवाब, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। हाल ही में यूएन वुमन फॉर लीडरशिप
कमिटमेंट 2021 किसे दिया गया है? ये पूछा है कि यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अब की बार महिला का इनाम बताना है। यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जो अवार्ड है वो इसमें से किसे दिया गया है अभी हाल ही में? गीता गोपीनाथ को, दिव्या हेगड़े को, उजरा जेया को, नीना गुप्ता को? तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2021, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो वो नीना गुप्ता को दिया गया है। उजरा जेया जो है इसको अभी अभी बताया था मैंने, अमेरिका में तिब्बती मामलों की विशेषज्ञ समिति में शामिल किया गया। अमेरिका में तिब्बती जो मामले हैं, तिब्बती मामले जो हैं, तिब्बती मामलों की सलाहकार इसे बनाया गया। तिब्बती मामलों की सलाहकार यह कह सकते हो, अमेरिका में इन्हें एक विशिष्ट पद पर क्या किया गया? विशिष्ट पद पर अपॉइंट किया गया है। दूसरी बात ये कह सकते हो। इसके बाद आपका गीता गोपीनाथ का संबंध जो है वो IMF जो है उसमें डिप्टी डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर जो है उसकी भूमिका में ये आई है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? दिव्या हेगड़े है। इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जो है वो क्या किया है? प्रदान किया। अच्छा सवाल है, दोबारा सुन लीजिए एक बार। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के लिए किन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है कि दिव्या हेगड़े जो है इनको सम्मानित करने का इन्होंने क्या किया है? फैसला किया। दिव्या हेगड़े, दिव्या हेगड़े, ठीक है। तो चलिए जरा इस बात को आपके सामने रख दे हैं। यहां नीना गुप्ता, उजरा जया कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, गीता गोपीनाथ पहले से जानते हो, नीना गुप्ता भी आज आपको बता दिया, रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला सवाल आपके सामने वो भी पुरस्कार से संबंधित है। क्या है, कौन सा पुरस्कार है, जरा देखिएगा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित करने का फैसला किया है बीबीसी ने, ये बताइए। बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना है? नाओमी ओसाका को, एस्ला बार्टी को, बारबोरी केसिकोवा को, एमा राडुकेनु को। एमा राडुकेनु है। अब देखिए ये चारों महिलाएं जो हैं, ये चारों महिलाएं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की विजेता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की क्या है? विजेता। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में आपको बता दिया। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिस ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फिर आपका फ्रेंच ओपन है, फिर आपका विंबलडन ओपन है, ऐसे लास्ट आपका यूएस ओपन है। ये 4 प्रतियोगिताएं हैं। इसमें यूएस ओपन की जो विजेता है वो एमा राडुकेनु है। क्या है? यूएस ओपन की विजेता एमा राडुकेनु है। और इस एमा राडुकेनु को ही बीबीसी ने, बीबीसी, ठीक है, बीबीसी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो सेंटर है उसके द्वारा एमा राडुकेनु को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बीबीसी के द्वारा क्या की गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब एस्ला बार्टी, बारबोरी केसिकोवा ये सब नहीं है। नोआमी ओसाका पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इस साल का, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है उसकी क्या है? विजेता। ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता कौन है? नोआमी ओसाका है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान होना चाहिए विंबलडन ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी, ये सब है। तो इन दोनों के लगातार आपके सामने है, एक में बारबोरी है और एक में एस्ला बार्टी है। यूएस ओपन की विजेता कौन है? एमा राडुकेनु है। ये महिला एकल की है। किसकी है? महिला एकल का ध्यान रखना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। महिला एकल का है। पुरुष एकल का खिताब अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में किसने जीता, तो ये मेददेव ने जीता था। मेददेव ने जीता था। और ध्यान रखना बाकी तीनों पुरुष एकल जो है, बाकी तीनों पुरुष एकल जो है वो जोकोविच ने जीते थे। जोकोविच जो है उसने इन तीनों को क्या किया था? जीता था। और इसमें भी फाइनल जो यूएस ओपन का था, मेददेव के सामने कौन थे? जोकोविच ही थी। जोकोविच को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। जोकोविच को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, हाँ जी। तो टेनिस खिलाड़ी जो है इसको दिया गया है, आपको यह समझना है, टेनिस की खिलाड़ी है।
तो वही है एमा रादुकोनु, उसी को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये सब के सब टेनिस जो है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होती है उससे संबंधित है। और पुरुष एकल जो है वो लास्ट वाला तो जीता किसने, यानी यूएस ओपन मेदवेव ने। बाकी तीनों के तीनों वर्ष के जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के तीनों हैं वो सब किसने जीते थे, जोकोविच ने जीते थे। जी हाँ, पुरुष डेनियल मेदवेव जो है वो इसका सही जवाब जो है वो रहा कि पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेव ने जीता। किसको हराकर, जोकोविच को हराकर। बाकी तीनों इसने जीते। इधर एमा रादुकोनु ने जीता था, और ऑस्ट्रेलिया ओपन इसने, और फ्रेंच ओपन इसने, और विंबलडन एसेला बाल्टी ने। यहां पर इसके सामने क्या है, विंबलडन है, विंबलडन है, और इसके सामने आपका क्या है, फ्रेंच ओपन है। तो मेरे हिसाब से अब आपको सारी बात समझ में आ गई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कोविड-19 के 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन सा बन गया है, भैया बताओ। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला। पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो राज्य में आपका एक तो कौन है, गोवा है। गोवा राज्य है जिसने अपने यहां आने वाले पर्यटकों के साथ साथ 100% जो है वो क्या कर दिया, टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके बाद अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसमें से या तो लक्षद्वीप है या क्या है, अंडमान और निकोबार है। इन दोनों द्वीपों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, भारत है प्यारा सा। इसके इधर जो द्वीपों की श्रृंखला है और इधर एक द्वीपों की श्रृंखला है, ये सारे द्वीपों की श्रृंखला तो अंडमान निकोबार है। अंडमान और क्या है, निकोबार द्वीप समूह वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, ये वाला आपका कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये लक्षद्वीप वाले द्वीप जो है ना, ये मूंगा द्वीप है। क्या है ये, क्या है, मूंगा द्वीप है। यानी जलीय जीवों की चट्टानों से इन द्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आप सभी का एकदम सही जवाब आ चुका है इस सवाल का। वो सही जवाब आपका क्या है, अंडमान और निकोबार है। ये अंडमान और निकोबार, देखिए लक्षद्वीप का जो आपका न्यायिक क्षेत्र है, क्या है, न्यायिक क्षेत्र, वो न्यायिक क्षेत्र किसके अधीन आता है, तो ध्यान रखना ये केरल राज्य के अधीन आता है। केरल राज्य जो है इसका न्यायिक क्षेत्र है। और ये अंडमान और निकोबार वाले सारे हैं, ये कलकत्ता हाईकोर्ट जो है, कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर कुछ चैनल्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उधर अंडमान निकोबार के ऊपर जो म्यांमार को उनको अलग करता है, एक कोको चैनल भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, कोको चैनल किन किन को जोड़ता है या किन किन को अलग करता है, कोको चैनल किन किन को अलग करता है, ये भी जानकारी आपके जहन में होनी चाहिए। यहां पर अंतिम जो हमारा स्थान है, यहां पर स्थलीय भूमि का, उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। एक आपका इंदिरा पॉइंट होता है और एक आपका इंदिरा कोल होता है। एक इंदिरा क्या है, पॉइंट है, और एक इंदिरा कोल है। ठीक है, इंदिरा कोल है। ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसे ही कहा जाता है, इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल ये उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और गोवा वो पहला राज्य है जो रेबीज से भी क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। यह परीक्षा में सवाल बन चुका है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला सवाल जरा देखिएगा। हाँ जी, यहां पर है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट कमीशन का मेंबर चुना गया है अभी हाल ही में। ऐसा सवाल परीक्षाओं में पहले भी आ चुका है। इस खिलाड़ी को बैडमिंटन महासंघ, जो विश्व का बैडमिंटन महासंघ है, उसके लिए एथलेटिक कमीशन जो है उसका मेंबर जो है वो उसे चुना गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बनाना है जिसको चुना गया। और ये भी ध्यान रखना, उस खिलाड़ी ने जो है वो कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया, टोक्यो ओलंपिक में। किस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें हासिल किया। उसके बाद ओलंपिक में भी इन्हें, ओलंपिक समिति जो है, उन्होंने, ओलंपिक समिति ने भी इन्हें क्या किया था, सम्मानित किया था, या अपने मेंबर्स की टीम में इन्हें शामिल किया था। उस खिलाड़ी का नाम बताना है। किदाम्बी श्रीकांत ने अभी हाल ही में जो एशियाई प्रतियोगिता आयोजित हुई है उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ये भी बात ध्यान रखना है।
इसके बाद साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो क्या है, पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु का संबंध हैदराबाद तेलंगाना से, हैदराबाद कहां से है, तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। प्लस इस खिलाड़ी को अभी हाल ही में पद्म श्री सम्मान जो है, पद्म श्री सम्मान से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म श्री सम्मान भी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया अभी हाल ही में, ये भी बात आपको ध्यान रह जाए। हाँ जी, महिला खिलाड़ी है, हैदराबाद से पीवी सिंधु का संबंध है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सही जवाब क्या है, पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, जरा देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना साहब के संबंध में जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने अभी हाल ही में एक राज्य है, जिस राज्य में क्या किया है, जरा देखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र बोले जाने वाले आधिकारिक स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। यानी किसी भी प्रकार के विवाद हो जाएं, ठीक है, हाँ ये 2 वर्षीय 3 वर्ष नहीं है, यहां पर मध्यस्थता से किसी विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार के सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो विभिन्न लोगों के बीच में जो विवाद बढ़ जाए, वो विवाद क्या किए जाए, सुलझाए जा सके, उन विवादों का निपटारा किया जाए, ऐसी बात की शुरुआत कहां पर की गई है। यानी मध्यस्थता केंद्रों के आधिकारिक जो स्वीकृति है वो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक पुष्टि के तहत उसका पत्र सौंपा है, आपको उस राज्य का नाम बताना है। दोबारा सुन लीजिएगा, क्या है जरा देखिए। मध्यस्थता केंद्र का यही मतलब है, आपस में होने वाले निपटारों को मध्यस्थता के माध्यम से क्या किया जाए, उनका निपटारा किया जाए। इसको लेकर के यह बात कही गई है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र बोले जाने वाले आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की है। ऐसा राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, गुजरात के मुख्यमंत्री को, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री? तो इसका सही जवाब जो है वो तेलंगाना के राव जो मुख्यमंत्री हैं उनको अभी इस प्रकार का एन.वी. रमन्ना ने क्या किया है, स्वीकृति प्रदान की है, या इस प्रकार का एक उन्हें शपथ पत्र जो है वो प्रदान किया है, ठीक है। हाँ जी, तो जवाब दे दिया स्वामी जी उस चीज का मैंने। यहां पर सही जवाब जो है वो क्या है, तेलंगाना इसका सही जवाब है, गुजरात इसका सही जवाब नहीं है, राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ये आपको पता ही है, ठीक है। यहां पर भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। राजस्थान में अशोक गहलोत जो है उनकी सरकार है, और यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, उद्धव ठाकरे जो है वो सरकार में है। हमारे मुख्य न्यायाधीश एन.वी. क्या है, रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना जो नेशनल नालसा है, NALSA नालसा, इस नालसा के क्या है, नालसा के संरक्षक जो हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना एन.वी. रमन्ना साहब हैं। प्लस इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष की बात आपको कई बार बता दी जा चुकी है, यू ललित जो है वो इसके क्या है, यू ललित साहब जो हैं वो आपके इसके अध्यक्ष है। प्लस ध्यान रखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो A.K. मिश्रा जो है वो आपका सही जवाब होगा, ह्यूमन राइट कमीशन। और राजस्थान में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना G.K. व्यास जो है, G.K. व्यास साहब वो अध्यक्ष है। राजस्थान के अगर आपसे लोकायुक्त पूछा जाए, कौन सा, लोकायुक्त, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। राजस्थान के अगर लोकायुक्त के संबंध में सवाल आता है तो ध्यान रखना कौन है, लोहरा साहब, पीके लोहरा है, पीके लोहरा इसका सही जवाब आपको देना। प्रताप कृष्ण लोहरा और गोपाल कृष्ण व्यास, ये दोनों सही जवाब हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं। राजस्थान के चीफ जस्टिस की, अगर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अकील कुरैशी है। क्या है, अकील कुरैशी साहब है। अकील कुरैशी साहब जो है वो इसके क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकील कुरैशी है। और अकील कुरैशी कहां से है, त्रिपुरा से। राजस्थान और त्रिपुरा किसको भेज दिया गया है, तो आप जानते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको कहां भेजा गया, तो त्रिपुरा भेज दिया गया। अब अगला सवाल जरा देखिएगा फटाफट, क्या है यहां पर नेक्स्ट आपके सामने है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का संबंध किस राज्य से है। आपको खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन अभी नेक्स्ट ईयर 2022 में कहां पर किया जाएगा, तो खेल नर्सरी योजना 2022-23 का संबंध भी उसी राज्य से है।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए, किसको देने के लिए? खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या की जा रही है? देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। खेल नर्सरी योजना 2022 जो है और 23 इसकी शुरुआत की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स जो है, इंडिया गेम्स, इसकी भी शुरुआत यहाँ 2022 में कहां पर आयोजित होने हैं? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया जाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। मनोहर लाल क्या है? खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो यहाँ के सरकार के मुखिया हैं। चलिए इसका सही जवाब अब सुन लीजिए क्या है? ये है हरियाणा आपका। पश्चिमी बंगाल अभी आपके साक्षरता को लेकर के आधारभूत साक्षरता सूचकांक जो जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसके द्वारा, उसमें पश्चिमी बंगाल टॉप पर है और बिहार जो है उसकी सबसे ज्यादा खराब कंडीशन है। तो आपका सही जवाब इसका क्या होगा? हरियाणा होगा। मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के कहां पर? पंचकुला में। पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो लोग जानते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत को अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? थोड़े दिन पहले आपको पता होगा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था पंजाब राज्य ने, वो परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। अभी ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्या केरल ने, क्या कर्नाटक ने, क्या बिहार ने, क्या उत्तराखंड ने? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। किस मामले में हो, चाहे वो शिक्षा का मामला ले लो, चाहे अन्य कोई भी मामला ले लो, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर ही आ रहा है हर मामले में। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना इसका सही जवाब जो है वो क्या है? आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड इसका सही जवाब है। शिक्षा हो, गरीबी हो, गरीबी सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे टॉप पर है। शिक्षा में सबसे खराब कंडीशन है। बाकी तो शिक्षा जब खराब है तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सुविधाओं का हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कैसा होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड सरकार ने अभी ऋषभ पंत को क्या कर दिया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया। ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी हाल ही बनाया। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अभियान है, इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया था? तो अवनी लेखरा जो है, अवनी लेखरा को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो क्या किया गया था? बनाया गया था राजस्थान में। 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बालिका दिवस जो है वो आपको ध्यान रखना है 11 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। डिजिटल हमारी पीढ़ी, बढ़ती हमारी पीढ़ी जो है, हमारी पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी, ये इस वर्ष की क्या थी? थीम थी। डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और क्या है? डिजिटल पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी, ये इस वर्ष की बालिका दिवस की क्या थी? थीम थी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। देश में विकसित नई पीढ़ी का बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही वाहन अवेरव जो भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में शामिल किया गया है, इसे किसने डिजाइन किया है? आपको यह बताना है। बताइए जरा, सवाल दोबारा समझ लीजिएगा। एक तरीके का टैंक आप लोग इसे कह सकते हो। ठीक है, एक टैंक इसे कह सकते हो। क्या है? देश में ही विकसित नई पीढ़ी का बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन जो है, उस टोही विमान को हाल ही में भारतीय सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल किया गया है। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा या थल सेना के द्वारा? तो ये तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। अगर आपको कॉमन सेंस पता है तो आप इसको, हाँ जी, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन की मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने बनाया था। सही बात। चलिए भैया, भारतीय वायुसेना इसका सही जवाब नहीं है, वो गलत जवाब है। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और सही जवाब दो। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन स्किप क्या बोल रहे हो भैया? चलिए, इसका सही जवाब जो है वो डीआरडीओ है। मैंने कहा रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना हो, कोई नई चीज बनानी हो,
वो काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है? प्रमुख है। प्लस मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। इसरो जो है उसके प्रमुख के कौन है? के सिवान है। के सिवान इसके क्या है? सिवान इसके प्रमुख है। भारतीय वायुसेना के वीके चौधरी साहब जो है, वीआर चौधरी साहब जो है वो क्या है? प्रमुख है। थल सेना प्रमुख एमएन नरवणे साहब है। एमएन नरवणे साहब जो है, नरवणे साहब जो है वो इसके प्रमुख हैं। और चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी, चीफ ऑफ डिफेंस सिलेक्शन कमेटी जो है उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया है? एमएन नरवणे साहब को अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, हाँ जी। यह सब जो है वो डिजाइन किसने तैयार किया? तो डिजाइन तैयार करने का काम डीआरडीओ ने किया है, ये ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने तैयार किया है। अब इसे कहां शामिल किया जाएगा? भारतीय सेना में शामिल इसे किया जाएगा। भारतीय सेना में इसे क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। जी सतीश रेड्डी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार जो है, आर्यभट्ट पुरस्कार भी इन्हें क्या किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1956 को एक की स्थापना 15 अगस्त के दिन हुई थी, ये भी जरूर याद रखना। राजस्थान का पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखो और जवाब दो। सवाल यह है कि भैया राज्य के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया है? यानी सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के नाम से, डेब्यू यानी पहला जो कोई भी गेम होता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे दिया है? पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत उसे सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण खिलाड़ी के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। हाँ जी, तो बताइए जरा इसका सही जवाब आपका क्या होगा? किस खिलाड़ी को ऐसा पदार्पण पुरस्कार या फिर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जो है वो दिया गया है, उसका नाम बताइए जरा। राज्य के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया है, उसका नाम बताइए। शालिनी को, अवनी लेखरा को, मिताली राज को या कृष्णा पूनिया को? तो इसका सही जवाब तो आप सबको आता है। मिताली राज का संबंध कहां से है? तो जोधपुर से है, ध्यान रखना भैया। कृष्णा पूनिया का संबंध कहां से है? तो चूरू से है। शालिनी का संबंध कहां से है? तो सीकर से है। और अवनी लेखरा का संबंध कहां से है? तो जयपुर से है। अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? तो 2 पदक जो है इन्होंने अपने नाम किए थे। एक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। और राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या बनी? ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो इसका सही जवाब जो आपका क्या है वो है अवनी लेखरा। चलिए नई अगले सवाल पर बात करते हैं। हाल ही में किस जिले में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो उनको प्रदान किया जाएगा? किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उस जिले का आपको नाम बताना है। जयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को, नागौर को? नागौर के भाई साहब जितेंद्र सोनी जो हैं वो यहाँ के कलेक्टर हैं। नाम क्या है? जितेंद्र सोनी। जितेंद्र सोनी लगातार उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और काम भी बहुत बेहतरीन करते हैं। एक सजग प्रशासक की भूमिका में अपने आप को रखते हैं हमेशा। प्रशासक जितना महत्वपूर्ण होता है राजनेता उतने महत्वपूर्ण नहीं माने जा सकते। क्यों? क्योंकि राजनेताओं के सारे निर्णयों को धरातल पर इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? प्रशासक का होता है। राजनेता कितने ही आदेश दे दे, अगर प्रशासक ठीक नहीं है तो उनके सही निर्णयों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन जितेंद्र सोनी एक सजग प्रशासक की भूमिका में हमेशा रहते हैं और नागौर जिले, जिस भी जिले के कलेक्टर रहते हैं वो सब लोग जानते हैं इनको। अभी नागौर वाले सब लोग इनको पहचानते भी हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लस जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले लोग हैं वो इनको अपना आइडियल मानकर भी तैयारी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की देश सेवा, इस प्रकार के समाज की सेवा करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो नागौर के जिला कलेक्टर जो हैं वो जितेंद्र कुमार सैनी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा नागौर जिले को। जयपुर को नहीं, जोधपुर को नहीं, बीकानेर को नहीं। इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है? नागौर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 21 दिसंबर को शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? 21 दिसंबर को शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? 21 दिसंबर को शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में? जरा बताइए। जोधपुर में।
कहां पर किया गया, इसका सही जवाब क्या है बोलो जरा। जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कहां पर इसका आयोजन, शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, हाँ जी, अमूल डेयरी, ठीक है। यहां पर हाँ जी, अभी एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया गया, सही बात है, और कई अवार्ड इनको प्राप्त हुए हैं, तो अर्जुन जी का जवाब एकदम सही आया है। शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन जो है 21 दिसंबर को कहां पर किया गया, झीलों की नगरी उदयपुर में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये मेवाड़ का प्रसिद्ध स्थान है, ध्यान रखिएगा। उदयपुर में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसे हम किस नगरी के नाम से जानते हैं, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, उदयपुर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये बताइए। आधारभूत जो सूचकांक है, साक्षरता सूचकांक, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है, जरा उस स्थान को बताइए। राजस्थान का अभी हाल ही में गरीबी के जो आंकड़े, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया 2021 का, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है, हमें यह मालूम है। लेकिन आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक जो है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, यहां पर 8वां है, 7वां है, 5वां है, कौन सा, तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान का 6वां स्थान है। इसमें राजस्थान का कौन सा है, 6वां स्थान जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, हाँ, यहां पर एमपीआई जो है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तो हम 8वें स्थान पर हैं, लेकिन आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक में राजस्थान का कौन सा है, 6वां स्थान है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आधारभूत साक्षरता, यही सवाल वापस है, और ये अंतिम सवाल जो आपका 15वां है वो आ चुका है। राजस्थान में वर्ल्ड हेल्थ, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा, राज्य में वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, ना तो हनुमानगढ़ में, ना गंगानगर में, ना अजमेर में, कहां पर, राज्य की राजधानी जयपुर में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। राजस्थान में हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है या कहां बनाया जा रहा है, तो सिरोही जिले में। आपको एक बात मैंने बताई थी कि सिरोही जिले में इस प्रकार का हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। सिरोही की पहचान अब सिर्फ देवनगरी के रूप में नहीं बल्कि पावरफुल नगरी के तौर पर होगी। सिरोही में 1000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट क्या किया जा रहा है, स्थापित। 1000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कहां स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान में सिरोही में स्थापित किया जा रहा है। ये आप बांध यहां पर देख सकते हैं। तो ये बेंगलुरु में हुए इन्वेस्ट मीट राजस्थान रोड शो में JSW नियो एनर्जी लिमिटेड ने राज्य सरकार के साथ इसके साथ समझौता किया है। किस एनर्जी ने, नियो एनर्जी, JSW नियो एनर्जी जो है उस नियो एनर्जी के द्वारा इस प्रकार का क्या किया गया, समझौता किया गया है इसको लेकर के। चलिए इसके बाद एक बात और भी बता देते हैं आपको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने हालांकि बात सारी बता दी है, फिर भी मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। कोटा में राज्य का पहला बोन बैंक जो है वो स्थापित किया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर राज्य का पहला बोन बैंक जो है क्या किया गया, बोन बैंक जो है वो पहला बोन बैंक जो है वो कहां शुरू किया गया, राज्य का पहला, ये राजस्थान का कोटा में शुरू किया गया, ये ध्यान रखना है। यहां पर एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है, कोटा मेडिकल कॉलेज में बोन बैंक की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कर दी है। और यह बोन बैंक राजस्थान का पहला है और देश का कौन सा है, देश का 7वां बोन बैंक है जो कहां शुरू किया गया, कोटा में। हालांकि मैं सवाल इस पर आपको करा चुका हूं, अभी सिर्फ आपको बातें बता रहा हूं। ये भी बहुत मोस्ट खबर है, ये आपको सवाल मैंने इस पर करा दिया है, लेकिन अभी सिर्फ आप खबर देख लीजिएगा जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, वो खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम अभी हाल ही में सरकार ने अपने 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में शुरू किए। उनमें से आपकी परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है IM शक्ति। IM
शक्ति उड़ान योजना जो है, IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और निश्चित सवाल आएगा। ये 19 दिसंबर 2021 से इस योजना की विधिवत शुरुआत जो है वो की गई और वो भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम जो आयोजित हुआ जयपुर में, उसमें इस कार्यक्रम को शुरू किया गया या इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहां जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है वो ऑनलाइन माध्यम से ही इस वर्ष जो है वो शुरू किए गए हैं, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान की उड़ान टॉप ट्रेंड में रही है, ऐसा कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। सरकार लाखों रुपए इस पर क्या कर रही है, खर्च कर रही है। और अभी भी मैंने बताया था कि 200 करोड़ रुपए जो है, 200 करोड़ रुपए सरकार इस योजना पर क्या करने जा रही है, खर्च करने जा रही है। 200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है अभी हाल ही में। इसके बाद ये किदाम्बी श्रीकांत का है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता हैं और उनके बारे में भी मैं पूरी खबर आपको पढ़ा चुका हूं हालांकि पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। किदाम्बी श्रीकांत ये रहे, भारतीय हैं। और बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन में कौन सा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये, विश्व बैडमिंटन, ये 2 महीने भर बाद भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आपकी है, चैंपियनशिप, उस चैंपियनशिप में क्या किया गया है, यहां पर ध्यान रखना, रजत पदक इन्होंने जीता है। सिंगापुर के खिलाड़ी के साथ इन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, यानी सिंगापुर ने इसमें गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कुछ है क्या, ये उन्हीं की खबर है। भारत ने जापान को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई, ये ध्यान रखना। एशिया हॉकी जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन ढाका में किया जा रहा है, उससे संबंधित है। ये खबर मैंने सवाल के माध्यम से आपको पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। यहां पर है एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, ढाका में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो ये आपका कबड्डी से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग 8 नंबर की जो है, ठीक है, उस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा, 22 दिसंबर से शुरू हो गई है वो प्रतियोगिता। कब से, 22 दिसंबर से प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन जो है वो क्या हो गया है, शुरू हो गया है। ये भी बात मैंने बता दी, 22 दिसंबर से लेकर के इसका आयोजन। और राजस्थान की इसमें जो टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम से खेलती है, जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम से राजस्थान की जो टीम है वो इसमें हिस्सा ले रही है। 12 टीमें इसमें खेल रही है कुल मिलाकर, और 7वें स्थान पर रही थी जयपुर की टीम। पिछली बार 2014 में जयपुर ने एकमात्र बार खिताब जीता है। 2014 में जयपुर की टीम जो पिंक पैंथर्स है उसने इस प्रो कबड्डी लीग का जो है वो खिताब क्या किया था, जीता था, ये हासिल किया था। तो चलिए जरा दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है और बाकी सारी बातें अपन करेंगे कल की क्लास में। आप सभी आनंदित होकर पढ़ाई करते रहिए, धनाधन रिवीजन करते रहिए और जल्द होने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिले, इस पर आपकी निगाहें बनी रहे। और अभी जो करंट अफेयर्स के सवाल एक एग्जाम हुआ है स्टैटिकल ऑफिसर का, उस स्टैटिकल ऑफिसर में पूछे गए सवाल कैसे थे, इस पर बातचीत हम करेंगे आज शाम की क्लास में। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें शाम की वीडियो की स्पेशल रिवीजन क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित संगणक की परीक्षा हो, चाहे आयुर्वेद का जो प्रोफेसर का एग्जाम हो, आरपीएससी ने किस तरीके के सवाल पूछे हैं और उन सभी पर आप लोगों से बातचीत करेंगे वापस। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।